कक्षा 10वीं की विज्ञान जो यूपी बोर्ड 2026 में पूछे जाने प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहले, प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के बेटा गुण क्या हैं? प्रकाश के गुणों की बात करें तो बेटा प्रकाश निर्वात में चल सकता है और प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है वो बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सरल रेखा में चलता है। ये प्रकाश के गुण हैं। बेटा प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है। आगे हम बात करें कि प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रमा कैसा प्रकाश स्रोत है? तो चंद्रमा एक बेटा अदीप्त प्रकाश स्रोत है। कैसा प्रकाश स्रोत है? अदीप्त प्रकाश स्रोत है। अब हम आपको बता दें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब बेटा प्रकाश एक माध्यम से चल करके किसी चमकदार तल से टकराता है और टकरा करके उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जाता है तो इस घटना को हम बेटा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो तल से टकरा करके वापस लौट जाती है उस किरण को हम बेटा परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये आने वाली किरण आपतित किरण है और चमकदार तल से टकरा करके वापस जाने वाली किरण परावर्तित किरण है। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया क्या होता है? अभिलंब होता है। तो बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में वापस चली जाती है, इस घटना को बेटा प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपका आपतन कोण है, ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। इसके दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला नियम है कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं? एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। इस पर हम चर्चा करें तो प्रतिबिंब क्या होते हैं? जब प्रकाश किरण किन्हीं बिंदु से चलती है और चल करके परावर्तन के पश्चात या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु का हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरे होते हैं आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब बेटा जब प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब बेटा उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं और इन्हें क्या पर्दे पर लिया जा सकता है? पर्दे पर लिया जा सकता है। और जबकि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं बेटा ये प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात क्या होते हैं? वास्तव में मिलते नहीं हैं बल्कि मिलते हुए प्रतीत होते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और बेटा ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब होते हैं जो हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनते हैं और इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बोर्ड परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में अंतर क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंबों में प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं और आभासी प्रतिबिंबों में प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टे बनते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। वास्तविक प्रतिबिंबों को बेटा पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि आभासी प्रतिबिंबों को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अब हम दर्पणों के बारे में पढ़ते हैं और दर्पण में हम सर्वप्रथम कौन सा दर्पण होगा?
क्योंकि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, और दूसरा होता है आपका बेटा गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण प्रश्न यहाँ से एक इस प्रकार से बनता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं बेटा, वो हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। किसमें? समतल दर्पण में हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। और दूसरा यह भी है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है बेटा? अनंत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार विकल्प रूप में प्रश्न पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। आगे हम चर्चा कर लें कि गोलीय दर्पण बेटा आपके दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण होता है और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? एक कांच के खोखले के एक गोले के एक भाग होते हैं जिसके एक ओर पॉलिश की जाती है, दूसरी ओर बेटा चमकदार बना दिया जाता है, वो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, वो उत्तल और दूसरा अवतल। उत्तल दर्पण वह होता है जैसे उभरे हुए भाग को बेटा हम परावर्तक बना दें और दबे हुए तल पर पॉलिश कर दें, तो वह हमारा उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण वह होता है जिसके दबे हुए तल को परावर्तक बना दें और उभरे हुए तल को हम क्या बना दें बेटा? चमकदार पॉलिश कर दें, तो वह हमारा अवतल दर्पण होता है। अब हम बात ये करते हैं उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की बनने की स्थितियों के बारे में चर्चा कर लें। तो जो हमारा बेटा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियां होती हैं। वो 6 स्थितियां कौन कौन सी हैं? ये बेटा आपको 6 स्थितियों के बारे में समझना है कि हमारा ये दर्पण का ध्रुव होता है, यहाँ पर दर्पण का फोकस होता है, यहाँ पर दर्पण का क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है, और यहाँ पर क्या होता है? अनंत होता है। तो बेटा हमारे अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों के बनने से संबंधित 6 स्थितियां बताई गई हैं। पहले जब वस्तु अनंत पर रखी हो, और फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, और फिर हमारी वस्तु कहाँ रखी हो बेटा? वक्रता केंद्र पर, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, और फिर फोकस व ध्रुव के बीच। ये 6 स्थितियां हैं। तो फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए सिर्फ आपको इतना करना है, ए के नीचे एफ लिखना है और एफ के नीचे क्या लिखना है? ए लिखना है। बाकी आपको सी के नीचे सी लिखना है और पी के नीचे पी लिखना है। ये बेटा वस्तुओं की स्थितियां हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें प्रतिबिंबों की स्थितियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसे ए के नीचे एफ लिखना है, तो ए के नीचे हमने ए लिखा। इसका अर्थ ये है कि वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब में बेटा फोकस पर बनेगा। मैंने ए लिखा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो ए के नीचे बेटा एफ लिखना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस व केंद्र के बीच बनेगा। जब वस्तु बेटा केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनेगा। जब वस्तु बेटा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, तब प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, क्योंकि एफ के नीचे ए लिखना है। और जब वस्तु बेटा फोकस पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। बेटा जब वस्तु कहाँ हो? फोकस और ध्रुव के बीच हो, तो बेटा प्रतिबिंब अनंत और ध्रुव के बीच बनेगा। ये 6 स्थितियां होती हैं। यहाँ पर आप देखें वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर अनंत से बेटा हम कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। और जबकि यहाँ पर कौन सा प्रतिबिंब बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इन सभी स्थितियों में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब बेटा वास्तविक बनते हैं। और कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। अवतल दर्पण में एक ही ऐसी स्थिति होती है जहां पर बेटा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। और बेटा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम आपको बता दें, कभी कभी उपयोग भी पूछ लिए जाते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो दंत चिकित्सा और आंख कान नाक
आदि की चिकित्सा में बेटा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम आपको बता दें, जो दाढ़ी बनाने वाले नाई होते हैं वह भी क्या करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा हम आपको बता दें कि जो टेबल लैंपें होती हैं उसमें भी हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। किनमें बेटा, टेबल लैंपों में। और आगे हम बात करें, टेबल लैंपों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में आपकी केवल ये आपका उत्तल दर्पण है जिसमें ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। बेटा वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो पहली स्थिति ये है कि वस्तु को अनंत पर रखें, दूसरी स्थिति ये है कि अनंत और ध्रुव के बीच रखें। तो मैंने आपको बताया कि ए के नीचे क्या लिखना है, एफ लिखना है, और ए के नीचे एफ लिखना है, पी के नीचे पी लिखना है। तो जब बेटा वस्तु कहाँ है, अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, जब अनंत और ध्रुव के बीच है तो प्रतिबिंब फोकस व ध्रुव के बीच बनेगा। ये प्रतिबिंब स्थितियां हैं। बेटा उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। आभासी बनते हैं, सीधे बनते हैं, और कैसे बनते हैं बेटा, छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि अगर अनंत स्थिति है तो प्रतिबिंब हम छोटे बना लेंगे। ये बेटा हमारे प्रतिबिंबों की बनने की स्थितियां हैं। साथ ही साथ हम उत्तल दर्पण के उपयोग भी जान लें। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग जो साइड ग्लास होते हैं हमारे वाहन वगैरह, साइड ग्लास के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और साथ ही साथ जो स्ट्रीट लैंप होते हैं, स्ट्रीट लैंपों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। स्ट्रीट लैंप मतलब जो हमारी गलियों की नुक्कड़ों पर जो लाइटें लगाई गई हैं, या सड़कों के रोडों के किनारों पर जो लाइटें लगाई जाती हैं, उसमें बेटा हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब बेटा हमारा अगला है फोकस दूरी। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। बेटा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर आपको बेटा यदि दिया है कि जैसे फोकस दूरी आपको दी है 30 सेंटीमीटर, तो आपको त्रिज्या निकालनी है, तो तुरंत देखिए ABCD में F पहले आता है और रेडियस यानी R बाद में आता है। तो आप F छोटा दिया है, बड़ा निकालना हो तो तुरंत 2 गुना कर देंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। या ऐसे भी कर देंगे, हम फॉर्मूले में रखेंगे F बराबर 30 सेंटीमीटर, और हमें 30 दूनी 60 निकालना है, क्योंकि त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। और अगर हमें बेटा त्रिज्या जैसे 40 सेंटीमीटर दी है और फोकस दूरी निकालनी है, तो हम इसकी कितनी कर देंगे, आधी से कर देंगे, क्योंकि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बेटा यहाँ से विकल्प रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अगर बेटा हमें फोकस दूरी दी है और त्रिज्या निकालनी हो, तो उसका हम कितना बेटा 2 गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि हमें अगर त्रिज्या दी हो, तो हमें त्रिज्या दी हो और फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो आधी कर देंगे। जैसे हमें त्रिज्या 40 दी थी और फोकस दूरी ज्ञात करनी थी, तो 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है। अब हमें ध्यान ये रखना है कि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी बेटा ऋण चिन्ह में होती है, और अगर उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी किस में होती है बेटा, धनात्मक होती है। ये अपन को ध्यान में रखना है। अब अगला है, जैसे आपको बेटा फोकस दूरी आपको 10 दी है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
आपको बेटा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिज्या आपकी बेटा -20 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। अब हम आपको बता दें दर्पण सूत्र। दर्पण जो सूत्र होता है वो आपका कितना होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। जहां पर f क्या होती है बेटा, फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी, और कितनी भी क्या होती है बेटा, प्रतिबिंब की दूरी होती है, और यू क्या होती है बेटा, वस्तु की दूरी होती है। काय की दूरी होती है, वस्तु की दूरी होती है। अगर हमें इसको चिन्ह परिपाटी में बता दें तो हमेशा वस्तु को बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए इस ओर सभी दूरियां माइनस में होती हैं, और दाईं ओर प्लस में, ऊपर की ओर प्लस में, नीचे की ओर दूरियां कभी सभी की सभी माइनस में मापी जाती हैं। अगला हम टॉपिक आपको बता दें रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो बेटा वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, या कह सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम बेटा रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर I/O या -V/U होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक है बेटा, यहाँ से विकल्प रूप में प्रश्न बनते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है बेटा। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब बेटा प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, जैसे ये प्रकाश का कोई किरण है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आ रहा है, तो वह बेटा अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसी घटना को बेटा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे पहला माध्यम बेटा आपका सघन है और दूसरा आपका क्या है, विरल है, तो जब प्रकाश की किरण बेटा सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, जबकि उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह इस प्रकार से हट जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश की किरण बेटा एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को बेटा हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। एक चूंकि आपतित किरण है, आपतित किरण है, और ये हमारी कौन सी किरण है बेटा, अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। ये बेटा आपतन कोण है, ये आपका कौन सा है, अपवर्तन कोण है। या हो सकता है कि जब प्रकाश की किरण बेटा ए मीडियम फर्स्ट है, ये सेकंड है, क्योंकि ए आपका विरल है, ये कौन सा माध्यम है बेटा, सघन है। अगर प्रकाश की किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आ रही है तो वह अपनी उसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्योंकि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और किरण बेटा विरल से सघन में जा रही हो तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपका आपतन कोण है, ये आपका आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, क्योंकि ये जो है आपतित किरण है, ये आपकी कौन सी है, अपवर्तित किरण है। बेटा हमारे अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं।
दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या साइन आई कहलाता है और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर कहलाता है का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। इसे बेटा हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। काय का नियम, स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह हमारे प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या है बेटा हमारा अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक क्या है बेटा, निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम बेटा अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को बेटा n से प्रदर्शित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल भी हो तो उसका अपवर्तनांक, हमने कहा कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को बेटा अपवर्तनांक कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने लिखा ANG। ANG से तात्पर्य होता है बेटा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी वायु में प्रकाश की चाल c है और जल में प्रकाश की चाल Vg है। समीकरण 1। अब बेटा जैसे मैंने लिखा ANW बराबर क्या होगा, C/VW। समीकरण 2 यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अगर हम इन दोनों भागों समीकरण 1 और समीकरण 2 का भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ANG/ANW बराबर क्या हो जाएगा, C/VG इंटू VW कितना C से C कट जाएगा तो ANG/ANW बराबर क्या हो जाएगा। देखिए इसको जो लिखा है VW कितना VG, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, VW/VG को क्या WNG यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर होता है ANG/ANW। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। जो WNG इसका तात्पर्य ये है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये क्या लिखा है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा बेटा, जो पहले है उसका हम बेस बना लेते हैं वायु के सापेक्ष ANW। ये ध्यान रखना है जो आगे होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो बाद में होगा हम उसको ऊपर लिखेंगे। इससे रिलेट करके के न्यूमेरिकल आते हैं तो हम उन न्यूमेरिकल को समझेंगे। जैसे बेटा हमें ये सवाल दिया है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक बेटा 4/3 एवं 3/2 है तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। तो बेटा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी ANW का मान दिया है हमें 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर दिया है 3/2। वो कह रहे हैं जल का कांच के सापेक्ष, तो हमें GNW याद करना है यानी जल का कांच के सापेक्ष। तो ये लिखा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। बेटा मैंने अभी आपको बताया कि जो पहले है उसको आधार नीचे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा ANG/AN ऊपर ANW/ANG। ANW का मान 4/3 है और ANG का मान कितना है, ANG का मान 3/2 है। बेटा हम कैसे करते हैं, ये 4/3 और ये 2/3 हो जाएगा यानी 3/2 लिखा है, ये गुणा में पहुंचेगा तो बाजी पलट जाएगी यानी अंश का हर और हर का अंश हो जाएगा तो 4 दूनी 8 और 3 त्रिका 9। GNW बराबर कितना आ गया 8/9। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा बेटा 8/9। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये तैयार। बेटा हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस बेटा वह लेंस जो बीच में कैसा होता है मोटा और तथा किनारों पर पतला होता है वह उत्तल लेंस होता है
जो किनारों पर बेटा मोटा और बीच में पतला होता है वह हमारा कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस हमारे अभिसारी प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? अभिसारी प्रकृति के होते हैं। और अवतल लेंस अपसारी प्रकृति के होते हैं। बेटा अब अभिसारी और अपसारी प्रकृति के क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा लेंसों को छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। और प्रिज्मों की यह विशेषता होती है कि उन पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आधार की ओर झुक जाती हैं, और जिसके कारण बेटा अभिसारी लेंसों में जो उत्तल लेंस होते हैं उसमें प्रकाश की किरणें एकत्रित हो जाती हैं, जबकि अवतल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को फैला दिया जाता है। इसलिए उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति के होते हैं, जबकि अवतल लेंस किस प्रकृति के होते हैं? अपसारी प्रकृति के होते हैं। बेटा हम उत्तल लेंस से प्रतिबिंबों की स्थिति बनने या प्रतिबिंबों के बनने की स्थिति की चर्चा करें तो जिस प्रकार अवतल दर्पण में बेटा 6 स्थितियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार लेंसों में उत्तल लेंस की 6 स्थितियां होती हैं। जैसे पहली होती है अनंत। तो अपन को यहाँ पर याद करने का क्या प्रोसीजर याद रखना है कि 2 बार ए लिखना है। ए फॉर अनंत, ए को हम क्या पढ़ेंगे? अनंत पढ़ेंगे। 2 बार ए लिखेंगे, अनंत लिख लेंगे, फिर 3 बार 2F1 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 लिखना है। तो 2F1 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 और फिर क्या लिखना है बेटा? 3 बार F1 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 और क्या लिख देना है? C प्रकाशिक केंद्र है। ये बेटा आपकी वस्तु की स्थितियां हो गई हैं। अब हमें इनके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे उस पर चर्चा करनी है। जैसे आप परेड के रूप में चलते हैं बेटा, 1 2 1 2 1 2। अब आपको क्या करना है बेटा? सिर्फ इतना करना है, जहां पर ए लिखा है वहां पर आपको कितना कर देना है? F2 कर देना है, या जहां पर F1 लिखा है वहां पर ए कर देना है, और जहां पर बेटा 2F1 लिखा है वहां पर 2F2 कर देना है। बाकी के नीचे सेम का सेम रहने देना है। जैसे ए है, ए के नीचे F2 और ए के नीचे F2 और 2F1 के नीचे 2F2 कर देना है, 2F1 के नीचे 2F2 कर देना है, 2F1 के नीचे 2F2, F1 के नीचे ए, F1 के नीचे ए, F1 के नीचे ए और सी का सी रहने देना है। यहाँ पर हम देखेंगे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेंगे। यहाँ पर बेटा छोटे बनेंगे और यहाँ पर कैसे बनेंगे? सभी स्थितियों में बड़े बनेंगे। लेकिन एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें आभासी और कैसे प्रतिबिंब बनेगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए ये स्थिति हमारे लिए क्या हो जाती है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। और बाकी 5 स्थितियों में प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। अब हम आपको बता दें कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां। तो अवतल लेंस ए अवतल लेंस है, इसके द्वारा बेटा इसका ए सी है। इधर आपका बेटा क्या होता है? F2 होता है और इधर 2F2 होता है। तो यहाँ कितना होता है बेटा? यहाँ पर आपका F1 होता है और क्या होता है? 2F1 होता है। तो इसकी 2 ही स्थितियां होती हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। बेटा 2 ही स्थितियां होती हैं अगर जब वस्तु अनंत पर रखी है और जब अनंत और केंद्र के बीच रखी है, यानी प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी है। तो मैंने जैसे आपको बताया ए के नीचे आपको क्या लिखना है? F2। तो अगर वस्तु बेटा अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? F2 पर बनेगा। और ए के नीचे F2 लिखना है और सी के नीचे सी, यानी अनंत और केंद्र के बीच वस्तु है तो प्रतिबिंब फोकस F2 और सी के बीच बनेगा। इन दोनों स्थितियों में बेटा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनते हैं। और कैसे बनते हैं? सीधे बनते हैं। और कैसे बनते हैं बेटा? छोटे बनते हैं।
ये हमें ध्यान में रखना है। ये हमारे पास ट्रिक होता है डबल ए 3 बार 2F1 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 3 बार F1 F1 C और 1 1 2 1 2 के कदम में चलते हुए ए के नीचे F2 और 2F1 के नीचे 2F2 लिखते जाना है। हमें वस्तु की स्थिति से तुरंत ही प्रतिबिंबों की स्थिति। बेटा 1 मिनट में हम कैसे समझें प्रतिबिंब की स्थिति कैसे निकालें। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया उत्तर लेंस में ए के नीचे आपको तुरंत क्या कर देना है, F2 लिख देना है। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F2 पर बनेगा। और जब अनंत और 2F1 के बीच स्थित होगी तो मैंने अभी आपको बताया है अनंत का आपको F2 लिखना है, A4 अनंत होता है तथा 2F1 के नीचे आपको 2F2 कर देना है। ये प्रतिबिंबों की स्थिति है, बिल्कुल सरल है। 2F1 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2F2, यहाँ 2F1 और F1 है तो 2F2 और कितना आ जाएगा F1 है तो कितना आ जाएगा अनंत, और F1 है तो कितना आ जाएगा अनंत, और F1 है तो क्या आ जाएगा अनंत व C के बीच। ये सभी स्थितियां बेटा वास्तविक हैं और कैसी हैं बेटा, उल्टी है, उल्टी प्रतिबिंब बनेगा। और एक ही जो स्थिति है सीधा है और कैसा है बेटा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये हमारा लेंस सूत्र क्या होता है, तो बेटा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बेटा दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में थोड़ा सा यहाँ पर अंतर होता है, माइनस की जगह प्लस होता है दर्पण में, और लेंस सूत्र हमारा क्या है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। बेटा f क्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। v बेटा प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है बेटा, वस्तु की दूरी है। अब हम आपको बता दें एक और हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेंस की क्षमता क्या है। तो बेटा जो हमारे लेंस की फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या कैसे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अगर बेटा अपन को फोकस दूरी मीटर में दी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें फोकस दूरी बेटा सेंटीमीटर में दी है तो ये वाला फॉर्मूले का प्रयोग करना है। और बेटा लेंस की जो क्षमता होती है उसका जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है बेटा, डायोप्टर होता है। एक बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो डायोप्टर इसे D द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या बेटा प्रति मीटर भी लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। अगर बेटा आपको यह प्रश्न आया है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्वेश्चन आपको कह दें कि f आपको 20 सेंटीमीटर दिया है और आपको लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, तो P बराबर आप लोग क्या जानते हैं 100/f। तो अपन क्या 100 की f की जगह 20 रख देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 पंचे 10, 5 डायोप्टर। P बराबर कितना 5 डायोप्टर। अगर प्रश्न इस प्रकार से आया है, क्वेश्चन है आपको कि जो फोकस दूरी है वो -20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, और लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है और लेंस की प्रकृति बतानी है। तो बेटा P बराबर होता है 100/f सेंटीमीटर में, और 100 f का मान दिया है -25, 25 से काटोगे -4 डायोप्टर। अब बेटा लेंस की जो क्षमता आई है वो माइनस में आई है, और माइनस का दर्पण होता है, लेंस होता है अवतल लेंस। तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस। अगर आपको यही दिया होता कितना कि जो लेंस की क्षमता दी है या फोकस दूरी दी है कितनी 20 सेंटीमीटर और उसकी प्रकृति बतानी है, तो P बराबर आप लोग लगा देते 100/f सेंटीमीटर में। तो P बराबर कितना हो जाता है 100/20, 20 पंचे कितना होता है